नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पुनः आपको यथार्थ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हम अब स्टेप बाय स्टेप गोदान के प्रत्येक सब्जेक्ट पे, प्रत्येक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों की चर्चा करना संभव नहीं है, तो मैंने ये किया है कि जो नेचर ऑफ ट्रेंड है गोदान पे जो प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, उसका मैंने डिटेल स्टडी किया है। और जो मेन जो टॉपिक है उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है, सीरीज ऑफ लेक्चर है जो 4-5 गोदान पे बनेंगे, वो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है आपके साथ चर्चा करने के लिए, वो है गोदान और यथार्थवाद। जैसा आप पढ़े होंगे कि ऐसा माना जाता है कि गोदान जो उपन्यास है यहीं से यथार्थवाद की शुरुआत होती है, खासकर प्रेमचंद के मामले में नहीं, अन्य मामलों में भी। तो ये जो टॉपिक है गोदान और यथार्थवाद, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम्स में, मेंस में, कि गोदान या यथार्थवाद पे लिखें? तो नहीं, ये कई रूपों में पूछा जा सकता है। अब किन रूपों में पूछा जा सकता है मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि ये गोदान यथार्थवाद, इसी प्रश्न को आप कह सकते हैं कि गांधीवाद से स्वप्न भंग है। इसी प्रश्न को आप कह सकते हैं ऐतिहासिक मोह भंग है। इसी प्रश्न को कह सकते हैं कि क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया? सप्रमाण उत्तर दें। ये सिविल सर्विसेज का प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शवाद से पूरी तरह मोह भंग हो जाता है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये भी यही प्रश्न है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है गोदान और यथार्थवाद, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। तो यथार्थवाद का मतलब ये होता है कि आप यथार्थवाद को हूबहू शब्दों में ना लें। अभी जब हम पूरी इस टॉपिक को चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या डायमेंशंस हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम समस्या ये नहीं है कि आप हर दूसरे दिन एक नए नए चीज़ों को हम लेकर आते हैं, कई लोग आते हैं और रणनीति पर चर्चा करते हैं। अब रणनीति बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपको मेंस लिखना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रश्न के उत्तर में क्या डिमांड है और उस डिमांड को आप कितना फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक फॉर्मेट होना चाहिए कि इस किसी प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होने चाहिए। जैसा मैंने साहित्य के लेक्चर शुरू करने के पहले वीडियो में बता दिया था कि साहित्य को सब्जेक्ट जो भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास जैसा कोई आंकड़ावादी सब्जेक्ट नहीं है, ये एक समझ की विषय वस्तु है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके आपके पास कुछ ऐसे की वर्ड्स होने चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए जो एग्जामिनर को स्ट्राइक करें। मतलब कि आपका जो उत्तर है एक तारतम्य में होना चाहिए। हैपेजार्ड मैनर में आप आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आप कन्वे ही नहीं कर पाएँ, एग्जामिनर समझ ही नहीं पाए कि आप इस आंसर में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि एक फॉर्मेटिंग बना दिया है। अगर हम ऐसे 4-5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विथ फॉर्मेट, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रश्न का अंत कहाँ करना है, प्रश्न का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, किस पे हमें सबसे अधिक कंसंट्रेट करना है ताकि हमें अच्छे नंबर आ सकें। ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है। सबसे पहले जैसे हम इंट्रोडक्शन कहेंगे कि आखिर यथार्थवाद क्या है, तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं, हाँ मैं भी सावधान कर दूँ, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि यूपीएससी में आपको वर्ड लिमिट्स होते हैं, आपके पास ज़्यादा लिखने के स्कोप नहीं है। तो आप सीधे कम टू द पॉइंट आ जाएं। इस पर कोशिश करें 1 या 2 लाइन लिखने का। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यथार्थवाद क्या है इस पर कम से कम 10 पंक्ति लिखें, ताकि यथार्थवाद है क्या। जैसे आप यथार्थवाद लिखते हैं, यानी कि क्या गोदान से यथार्थवाद शुरू होता है, यानी कि इसके पहले यथार्थवाद नाम की चीज़ नहीं थी। तो अगर यथार्थवाद नहीं थी तो पहले क्या था, कम से कम ये 2 लाइन ये लिखें कि आखिर कम से कम 2 लाइन्स आप इस पर चर्चा करें कि अगर यथार्थवाद की शुरुआत गोदान से मानी जाती है तो गोदान से पहले कौन सा वाद चल रहा था, तो पहले ये चर्चा करें। लेकिन ध्यान रखें ये 10 पंक्ति में ही ये टॉपिक खत्म होना चाहिए। यथार्थवाद की डिफिनीशन, यथार्थवाद क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। फिर भी आपके होमवर्क के लिए और आप लोगों की सहूलियत के लिए बता दूँ कि आखिर यथार्थवाद पर क्यों आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद भी का भी एक क्रमिक विकास होता है। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद जैसे ही मतलब कि आते हैं लिखना शुरू करते हैं तो सीधे गोदान लिख देते हैं, नहीं। गोदान इनकी लगभग अंतिम रचना मानी जाती है। 1936 में लिखा है इन्होंने। इनके पहले भी उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी है और कई आलोचकों का कहना है कि अगर प्रेमचंद की सारी कृतियाँ नष्ट हो जाएं, उनमें आग लग जाए और सिर्फ एक कहानी जो कफन है वो बच जाए और एक उपन्यास गोदान बच जाए, तो प्रेमचंद को महान साहित्यकार और कथाकार साबित करने के लिए ये एक कहानी और इनका एक उपन्यास ही काफ़ी है। तो आखिर इसके पहले प्रेमचंद ने कौन सा लिखा था, इसके पहले प्रेमचंद कैसी कहानियाँ लिखते थे, पहले वो जान ले तब यथार्थवाद को समझेंगे। देखिए प्रेमचंद का भी क्रमिक विकास होता है। प्रेमचंद के भी कई डायमेंशंस हैं। उनका चरित्र कई बार परिवर्तित होता है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा परिवर्तित होती है और साथ साथ उनका जो रूप है, उनका उपन्यासकारों का रूप भी परिवर्तित होता है। जैसे
जब प्रेमचंद क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक हैं तो वो बुक लिखते हैं उनका सोजे वतन, जो उर्दू में लिखा गया था, आपने पढ़ा होगा, बुक नहीं पढ़ी होगी, नाम सुना होगा। जब ये आर्य समाज से प्रभावित होते हैं तब ये जो लिखते हैं उपन्यास वो सेवा सदन है, आपने पढ़ा होगा। सुमन किसमें है, एक वेश्या, एक सुमन एक मतलब कि वेश्या है और उसका उत्थान के लिए वे किस तरह से एक संस्था बनाते हैं, ये इसका प्रमाण है। आप जानते होंगे आर्य समाज एक संस्था पे बिलीव करता है, संस्था बनाता है, इस संस्था चलाती है और समाज सुधार का काम करता है। तो ये जब आर्य समाज से प्रभावित है तो सेवा सदन लिखा। जब ये गांधीवाद से प्रभावित हुए तो इन्होंने प्रेमाश्रम लिखा, रंगभूमि लिखा, कर्मभूमि लिखा। इसमें सारे में किसान आंदोलन है, सेवा सदन में किसान आंदोलन नहीं है। इन तीनों पुस्तकों में किसान आंदोलन की चर्चा है। अब गोदान लिखते समय या गोदान लिखने के पहले गांधीवाद से इनका मोह भंग हो गया है। अब ये मानने लगे हैं कि गांधी जब 1922 में चौराचौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी अशोक आंदोलन वापस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद को अन्य नेताओं की जैसे उनको भी इस बात को खटकता है, उनको तकलीफ होती है, उनका गांधी पर से विश्वास थोड़ा सा टूटता है, थोड़ा सा वापस लौटते हैं ये वापस। तब ये यथार्थवाद की तरफ मुड़ते हैं और ये गोदान की रचना करते हैं। ये आपका यथार्थवाद क्या है का एक डिफिनेशन, एक बैकग्राउंड है, लेकिन ध्यान रखें इसको 10 पंक्ति से ज़्यादा ना लिखें। यथार्थवाद का मतलब क्या है, सीधा साधा मतलब यथार्थवाद का मतलब ये है कि नो रेडीमेड सॉल्यूशन, नो रेडीमेड सॉल्यूशन, ये यथार्थवाद। आप अगर मुझसे एक लाइन में पूछें तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, यथार्थवाद यही है। इसके पहले जितनी पुस्तकें प्रेमचंद ने लिखी है सब के उन्होंने रेडीमेड सॉल्यूशन दिया, सबका हृदय परिवर्तन हो गया और सबकी जितने भी जो खल चरित्र थे, जितने भी जो नेगेटिव कैरेक्टर थे इनके उपन्यासों में, आखिरी में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो ये इनका रेडीमेड सॉल्यूशन था। लेकिन गोदान में नहीं होता है। गोदान में राय साहब अंत तक शोषक बने रहते हैं, तनखा साहब अंत तक लूटते रहते हैं, ओंकार नाथ अंत तक भ्रष्ट पत्रकारिता में शामिल रहते हैं। गोदान में कोई नहीं बदलता है। शोषक के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे जस्ट के तस बने रहते हैं और बुरी स्थिति से शोषण करना शुरू करते हैं। गोदान में कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। यही है आपका यथार्थवाद। आप 10 पंक्ति लिखें, कोशिश करें से ज़्यादा ना लिखें। आखिर सवाल अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ठीक है यथार्थवाद तो ये हुआ, आखिर यथार्थवाद क्यों है? आखिर प्रेमचंद को यथार्थवाद का सहारा क्यों लेना पड़ा? आखिर यथार्थवाद ने पहले क्यों नहीं लिया? आखिर प्रेमाश्रम में, रंगभूमि में, कर्मभूमि में यथार्थवाद क्यों नहीं है? तो मैंने आपको बताया गांधीवाद से मोह भंग, और ये भी बताया कि गोदान और यथार्थवाद में एक भी एस्पेक्ट है कि गांधीवाद से मोह भंग का जो प्रश्न है तो यथार्थवाद का प्रश्न है, वही प्रश्न है। तो गांधीवाद से जो मोह भंग है वही यथार्थवाद का कारण है। इस पर कितना लिखेंगे? 10 पंक्ति लिखेंगे कि यथार्थवाद क्यों है, क्योंकि गांधीवाद से मोह भंग हो गया है। प्रेमचंद अब जी की समस्याएं, जो देश की समाज की समस्याएं हैं, उसको नग्न रूप में, विभत्स रूप में लिखना चाहते हैं, विदाउट गिविंग एनी रेडीमेड सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो समस्याओं को जस का तस लिख कर छोड़ देते हैं और सोल्यूशन आप पर छोड़ देते हैं। आप गोदान पढ़ेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि गोदान में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हम आगे चर्चा करेंगे और भी चर्चा करेंगे गोदान में सोल्यूशन क्यों नहीं दिया। अब यथार्थवाद क्यों है ये हम डिस्कस कर लिए। ये भी 10 पंक्तियाँ लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें। अब आपका 1 पेज का इंट्रोडक्शन लगभग पूरा हो गया है। अब जो मेन कंटेंट है इस प्रश्न का वो ये है, जिस पे आपको सबसे अच्छे से सबसे अधिक लिखने हैं, आपको अच्छे मार्क्स यही दिलाएंगे कि ठीक है अब मुझे पता चल गया यथार्थवाद क्या है, अब मुझे पता चल गया यथार्थवाद आखिर है क्यों। अब एग्जामिनर को कंफर्म हो गया कि अब यथार्थवाद के बारे में आपको आइडिया है। अब एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि ठीक है यथार्थवाद तो है, कहाँ यथार्थवाद? तो अब आपको उपन्यास में आना पड़ेगा कि यथार्थवाद कहाँ कहाँ है। तो यथार्थवाद कहाँ, यही है मुख्य मुद्दा। आपका कोर जो कंटेंट है, जो प्रश्न का जो मेन कंटेंट है, यही है। और मैं आप सबको इस बात के लिए मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रश्न पढ़ें तो बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें। उस प्रश्न का जो कोर कंटेंट है, जो थीम जो प्रश्न का है, वो समझने का प्रयास करें। तो ये जो प्रश्न यथार्थवाद का, यथार्थवाद में जो मेन जो मार्क्स आपके मिलेंगे यहाँ कि यथार्थवाद कहाँ कहाँ है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है और इसमें यथार्थवाद हैं। ये कैसे साबित करेंगे? इसके साबित करने के 2-3 फॉर्मेट बताता हूँ। पहला फॉर्मेट सिंपल है, ऐसे बना सकते हैं क्या कि यथार्थवाद है तो कथ्य के आधार पर यथार्थवाद कितना कहाँ कहाँ है, शिल्प के आधार पर कहाँ है, शिल्प मतलब क्या, भाषा के आधार पर कहाँ कहाँ है, चरित्र के आधार पर कहाँ कहाँ है। अगर इन तीनों पे आपने बना लिया, ये 1, 2, 3, मतलब कथ्य के आधार पे 2 यथार्थवाद की चर्चा कर दीजिए, शिल्प के आधार पे 2 यथार्थवाद और चरित्र के आधार पे 2 यथार्थवाद, तो आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर बन जाता है। बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। फिर वापस आते हैं मुद्दा पे, यथार्थवाद कहाँ कहाँ है। तो अब आपको यही करना है कि आपको गोदान उपन्यास, इसलिए मैंने फिर से कहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गोदान उपन्यास आपने पढ़ा है तो फिर से पढ़ें, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें।
ताकि आप उन घटनाओं को, उन चरित्रों को लोकेट कर सकें जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। जैसे अब यथार्थवाद कहाँ कहाँ है, तो पहले घटना का वर्णन करें। घटना का वर्णन करें मतलब क्या, कि ऐसी घटनाओं का वर्णन करें जहाँ पे यथार्थवाद आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ आपको लगता है कि लेखक ने कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दिया। जैसे अगर मुझसे पूछें तो गोदान में यथार्थवाद तो पहले पन्ने पे ही है। जब पहले पन्ने पे होरी कह देता है कि जिसके गर्दन किसी के पाँव के नीचे दबी हो, उस गर्दन को सहलाने में ही भलाई है, तो यह यथार्थवाद है। दूसरा, जब होरी ये कहता है कि साठे के पहुंचने की नौबत नहीं आएगी धनिया, उसके पहले ही चल देंगे, तो होरी इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता कहीं न कहीं कि वह उसकी जो आर्थिक विपन्नता है, उसका जो आर्थिक स्थिति है, शायद उस बात को अलाउ नहीं करेगी कि वो लंबी ज़िंदगी जी सके। और धनिया जब उसे इस बात को लेकर डरती है और उसको मनी मन आशीष से दुआएं देती है, तो धनिया भी कहीं न कहीं इस बात को समझती है कि होरी की बातों में सच्चाई है। तो इससे बड़ा यथार्थवाद कहाँ मिलेगा आपको। यानी कि होरी की जो मृत्यु की घोषणा है गोदान के पहले पन्ने पे ही है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि होरी ने जो कहा है, जो पहले पन्ने पे, वो आखिरी पन्ने पे सच हो जाती है। तो इस तरह घटनाओं को चुनना है। जैसे दूसरी घटना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब राय साहब के यहाँ होरी जाते हैं तो होरी बैठा हुआ था राय साहब के पास। होरी के पास, राय साहब के पास कुछ बेकार मजदूर काम करने के लिए आते हैं, जो मजदूरी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे होते हैं। लेकिन राय साहब क्या करते हैं, लंबी भाषण देते हैं होरी के सामने, और बाद में जब सवाल आता है कि बेगारों को खाना देने के संबंध में, तो राय साहब इनकार कर देते हैं और उनके सारे भाषण वहीं की धरी रह जाती है और उनको पीटने के लिए कोड़े मारने का आदेश देते हैं। ये इनका यथार्थवाद, ये यथार्थवाद की घटना है। तो आपकी ऐसी सी घटनाओं को उपन्यासों से चुनना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 घटनाएं जहाँ पे इस तरह की यथार्थवादी घटनाएं घटी हों, उनको चुने जिसमें लेखक ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया हो। लेखक पूरी तरह विभत्स रूप से उन घटनाओं को हू बहू आपके सामने उपस्थित कर देता है, आपके विवेक और बुद्धि पे छोड़ देता है कि आप तय करें कि इस घटना में क्या है, आप इसका मतलब निकालें। तो ये मैंने बताया कथ्य के आधार पे, मतलब घटना के आधार पे। अब आप लगाइए शिल्प के आधार पे। शिल्प आखिर है क्या, मैं ज़्यादा शिल्प पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, टेक्निकल वर्ड हो जाएगा। अब मोटा मोटी ये समझें कि भाषा, आखिर भाषा के आधार पे यथार्थवाद क्या है। तो आप ये जानते ही होंगे कि प्रेमचंद को कथा सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद की जो भाषा है, एक ऐसी भाषा है कि गाँव के किसी चरवाहे को भी अगर प्रेमचंद की गोदान पुस्तक पढ़ के सुना दें या उनको कोई भी कहानी पढ़ के सुना दें तो वो हूबहू याद कर सकते हैं। उनकी भाषा में इतनी शक्ति है। उनकी भाषा कोई लच्छेदार भाषा नहीं है, उनकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और सीधी है। तो ये भाषा इसलिए अपनाई गई है ताकि इनके चरित्रों को, इन घटनाओं को वो बेहतर ढंग से परिभाषित कर सकें, बेहतर ढंग से उद्घाटित कर सकें। तो ये भी यथार्थवाद का एक उदाहरण है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी 2-4 जो इनके जो संवाद हैं 2 पात्रों के बीच में, होरी धनिया का संवाद ले सकते हैं, उनको 2-4 लाइन लिख दें, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब वापस आते हैं चरित्र पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पात्रों का वर्णन करें। आप कहते हैं कि ठीक है, उपन्यास एक यथार्थवादी उपन्यासकार है, ये कौन फैसला करेगा कि उपन्यासकार यथार्थवादी है? सिर्फ क्या होरी की मृत्यु से साबित हो जाएगा? लोग ये समझते हैं, जहाँ तक बहुत ऐसे विद्यार्थियों को मैंने कहते हुए सुना है कि होरी की मृत्यु की वजह से ही इसको यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है, क्योंकि इसके पहले किसी भी उपन्यास में प्रेमचंद के लीडिंग कैरेक्टर का जो मेन चरित्र है उसकी मृत्यु नहीं हुई है। चूँकि इसमें होरी की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर आते हैं। अब यथार्थवाद कहाँ कहाँ है, तो इसमें आप ये तय करें कि कौन कौन से पात्र यथार्थवादी हैं और हैं तो क्यों है, और उन्होंने ऐसी कौन सी घटनाएं की हैं जिससे आपको लगता है कि यथार्थवादी कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले क्या करें, 4 या 5 पात्रों को आप चुन लें जो प्रोमिनेंट हैं, जो महत्वपूर्ण है उपन्यास में। जैसे होरी को ही ले लें। होरी एक निस्संदेह एक यथार्थवादी चरित्र है। होरी यथार्थवादी क्यों है? होरी बहुत ही सीधा आदमी है, बहुत भोला आदमी है, और जगह जगह पे वो झूठ भी बोलता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है। वो दमड़ी बसोर से पैसे के लिए झूठ बोलता है। वो भोला को ठगने के लिए उसकी शादी कराने का प्रस्ताव देता है और उसकी गाय ठगने का प्रयास करता है। वो जब भोला भूसा लेने के लिए घर में आता है तो वो लल्लू चप्पो करता है धनिया को और उसको भूसा दिलवाने में मदद करता है। तो होरी एक बहुत ही साधारण सा कैरेक्टर है, हर जगह यथार्थवादी है। उसका मैं रिपीट कर दूं फिर से वही, जब पहली सेंटेंस में पहले पुस्तक के पहले पन्ने पर होरी ये घोषणा कर देता है कि जिसके पाँव के नीचे गर्दन दबी हो उन पाँवों को सहलाने में कुशल है, तो ये होरी का यथार्थवाद है। धनिया भी यथार्थवादी कैरेक्टर है। धनिया ये जानती है कि चाहे कितना भी कतर व्योत कर ले, वो कहती है खुद ही, लेखक कहते हैं उसके बारे में कि धनिया ये जानती है कि चाहे कितने ही कतर व्योत क्यों न कर ले, वह कर्ज से, ऋण से कभी छुटकारा नहीं पा सकती है। और धनिया खुद को इस बात के लिए दोषी मानती है कि उसके 3 बच्चे बिना किसी दवा दारू के मर गए। तो धनिया इस उपन्यास की सबसे कठोर यथार्थवादी कैरेक्टर है। गोबर को ले लेते हैं।
गोबर भी यथार्थवादी कैरेक्टर है। गोबर इस बात को समझता है, चूंकि नया कैरेक्टर है, नया आदमी है, नए जमाने का आदमी है, तो विद्रोही प्रवृत्ति का है। वो धार्मिक आडंबरों को समझता है, वो इन शोषक तत्वों को समझता है, वो राय साहब के पूजा स्नान करने के नौटंकी को भी समझता है, दाता दिन माता दिन के जो ब्राह्मणों के ढोंग के नाम पे जो शोषण करते हैं उनको भी समझता है। इसलिए वो इन चीज़ों का मखौल उड़ाता है। वो धार्मिक आडंबर का मखौल उड़ाता है, वो सामंतवाद का विरोध करता है, वो जमींदारी प्रथा का विरोध करता है। और जब वो जाता है शहर में, तो आपको याद होगा उसका एक मुस्लिम फ्रेंड है, उसके साथ वो नमाज को उठक बैठक करता है, यानी कि वो हर चीज़ का विरोधी है। यथार्थवादी कैरेक्टर है, उसके लिए धन ही एकमात्र यथार्थ है, बाकी जितने धार्मिक आडंबर और ढकोसले हैं उनका वो प्रखर विरोध करता है। यथार्थवादी कैरेक्टर है। इसमें से 2-4 कैरेक्टर अब चुन लें कि कौन कौन से यथार्थवादी हैं, 2-4 कैरेक्टर का चर्चा करें, वर्णन करें, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि भाई ये घटना है, ये पात्र हैं। अब कुछ प्रमुख आलोचकों का कथन बताएं उनको कि रामविलास शर्मा है, इंद्रनाथ मदान है, गोपाल राय हैं, ऐसे कुछ 2-4 आलोचकों के आप लिख लें कहीं अपने कॉपी पे, जिसमें गोदान के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो उन कम से कम 2 का या 3 को कोट करें कि रामविलास शर्मा ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा। आप लिख लें, कहीं आपको मिल जाएगी, कहीं भी नोट्स में मिल जाएगी, आप लिख लें। और पन्ने पे जहाँ गोदान के अपने नोट्स बना रखी है, उसके ऊपर पन्ने पे रेड या ग्रीन पेन से आप 2-4 जो आलोचक हैं उनका जो मेन कथन है वो गोदान के बारे में वो कहीं लिख लें और यहाँ पे डालें यथार्थवाद कहाँ कहाँ है के बाद कि आलोचकों ने क्या कहा है, ताकि इस प्रश्न को बल मिल सके। अब अगला कंटेंट एग्जाम में ये डालें कि आखिर अन्य रचनाओं से तुलना करेंगे। ठीक है, गोदान तो यथार्थवादी है, क्या कोई और उपन्यास है ऐसा जो यथार्थवादी है? तो तुलना करने के दो पॉइंट हो सकते हैं। पहला, तुलना करें प्रेमचंद की रचनाओं से, प्रेमचंद की खुद से रचनाओं से तुलना करें। दूसरा, किसी अन्य रचनाकार की रचना से तुलना करें। तो चूंकि प्रेमचंद गोदान के पहले जिन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं उसमें यथार्थवाद का उतना पुट नहीं है, अगर है भी तो उतना प्रभावशाली नहीं बनता अगर प्रेमचंद की तुलना करते हैं प्रेमचंद से ही। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप प्रेमचंद की तुलना करें किसी अन्य रचनाकार की रचना से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे पहली वीडियो मैंने कहा था कि आप जो बुक्स आपके सिलेबस में है वो तो पढ़ें ही, लेकिन उन बुक्स को भी थोड़ा सा पढ़ लें जो आपके भले सिलेबस में ना हो लेकिन यूपीएससी में या यूपी में लगे हों। तो इनकी तुलना अगर करते हैं आप मैला आंचल से, इनकी तुलना अगर मैला आंचल से करते हो और मैला आंचल के 2-4 कैरेक्टर को आप खाली नाम याद रख लें जो बहुत आसान है, या महाभोज से करते हो, मैला आंचल से कर दें, महाभोज से कर दें, किसी रचना से तुलना करते हैं जहाँ पे कैरेक्टर यथार्थवादी रहा हो। महाभोज ज़्यादा पर्टिनेंट है, मैला आंचल तो बीपीएससी में भले ना लगा हुआ हो, मुझे आश्चर्य है क्यों नहीं लगा हुआ, लगा होना चाहिए था, बिहार की रचना है, बिहार के संबंध में लिखी गई रचना है। तो आप इन दिनों से तुलना कर दें अन्य रचनाओं से कि भाई इसमें यथार्थवाद है तो कहाँ है, बस कैसे, बस वही तरीके से 2 पात्र 2 घटना, आंसर कंप्लीट। और अब आप में लिखें उपसंहार। अब उपसंहार क्या है, मतलब जब प्रश्न को जब कंक्लूड कर रहे हो तो कभी भी बहुत ज़्यादा बायस नहीं हो, और नहीं इस बात का भी ख्याल रखें कि बायस ना हो तो कम से कम ऐसा भी ना लिखें कि एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आए कि आप यथार्थवाद पे लिख रहे हैं कि आदर्शवाद पे लिख रहे हैं। आप अपने मुद्दे पे क्लियर रहें। मैं इसमें सजेस्ट करता हूं कि उपसंहार खास के इस प्रश्न पे, गोदान के प्रश्न पे, जैसे प्रमुख आलोचकों ने कहा, मैंने नहीं कहा ये, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। मतलब प्रेमचंद एक ऐसे यथार्थवाद की रचना करते हैं जो आदर्श से प्रेरित है। ये ना तो कोरा यथार्थवाद है, नहीं कोरा आदर्शवाद है, दोनों का मिक्स रूप है। यथार्थवाद का आदर्शवाद का मिश्रित रूप है जिसे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहते हैं। तो आप उपसंहार में ये लिखें आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा वो ये कि आखिर होरी की मृत्यु ही इस बात को डिक्लेयर क्यों करती है कि गोदान एक यथार्थवादी रचना है। तो मैं इस पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो मैं अगली सेंटेंस जो बोलने वाला हूँ शायद आप लोग आश्चर्य करेंगे कि होरी की मृत्यु हुई है। आप अगर प्रेमचंद के गोदान को आप पढ़ेंगे जो मेरे हाथ में है, तो प्रेमचंद के गोदान का जो आखिरी पन्ना है, जब प्रेमचंद के गोदान की जो इसमें जब होरी की मृत्यु होती है तो होरी की मृत्यु के पहले जो होरी के जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाती है। उसके बेटा गोबर से उसका संबंध अच्छे हो जाते हैं, उसकी बेटी की शादी हो जाती है, उसकी बेटी बहुत खुश भी रहती है और उसका एक नया पोता भी होता है मंगल। तो होरी की सारी समस्याओं का समाधान लगभग शुरू हो जाता है। होरी सब कुछ होरी का अच्छा हो रहा होता है, फिर होरी की मृत्यु क्यों होती है? ऐसा लगता है कि सब कुछ होरी के जीवन में परिवर्तन हो गया, ऐसा लगता है जैसे होरी की सारी कांक्षाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा लगता है जैसे आप उपन्यास यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर होरी की मृत्यु क्यों होती है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1936 का प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अध्यक्षता करते समय लखनऊ में
प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य, साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य समाज का दीपक है, मतलब साहित्य समाज को रास्ता दिखाता है। उन्होंने एक बात और कही थी कि उनके जो पात्र होते हैं, उनके जो चरित्र होते हैं उपन्यासों के, वो उनके हाथों के उंगलियों के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि वो अपना निर्माण खुद करते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं बोलने वाला भी जो मुझसे पूछेंगे तो होरी की मृत्यु प्रेमचंद ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। प्रेमचंद ने गोदान लिखने से पहले ही तय कर लिया था कि होरी की मृत्यु तो होनी ही होनी है, क्योंकि अगर होरी की मृत्यु नहीं होती तो वो त्रासद, वो जो ट्रेजेडी है, वो जो पाठक है वो फील नहीं कर पाता, वो कनेक्ट नहीं कर पाता। उसके अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम उसमें कि होरी की मृत्यु का क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये होरी की जो मृत्यु है वो यथार्थवाद की सूचना है। किसी भी कैरेक्टर में का जो नायक है, जो मेन चरित्र है, अगर वही मृत्यु हो जाता है, उसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने आप में एक जो कैरेक्टर होता है वो जो एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण सिचुएशन क्रिएट कर देता है और पाठकों को काफ़ी हद तक झकझोर देता है। और ख़ास के इस उपन्यास में जब पाठक देखता है कि होरी जीवन से अंत तक अपने समस्याओं से जूझ रहा है, बावजूद उसने कभी भी छल प्रपंच सहारा इनका सहारा नहीं लिया, हर शोषण के यंत्रों को उसने आंख मूंद कर स्वीकार किया, और ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो बहुत माने करुणा स्थिति प्रकट हो जाती है, करुणा स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पाठकों को झकझोर देती है। तो होरी की मृत्यु कैसे हुई है? देख लीजिए, होरी की मृत्यु वो मजदूर बन गया है, किसान से मजदूर बन गया, लू लगने से मृत्यु हुई है। तो प्रश्न यही है कि क्या होरी की मृत्यु जरूरी थी उपन्यास को यथार्थवादी बनाने के लिए? तो हाँ, ये जरूरी थी। जरूरी इसीलिए थी क्योंकि वो पिछले उपन्यासों के जैसा, इन उपन्यासों के जैसे प्रेमचंद इसमें कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए कई आलोचकों ने इस बात को कहा है कि होरी की मृत्यु हुई है, लेकिन होरी की मृत्यु भले ही लू लगने से हुई, लेकिन होरी की इनफैक्ट हत्या हुई है। और हत्या क्या है? उन शोषकों ने, उन महाजनों ने, उन सूदखोरों ने, जिसका सूद भर भर के होरी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये रहा आपका गोदान और यथार्थवाद पे आपका लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप अपने फॉर्मेट में ये लिख लें, और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि 2 मिनट के लिए इसको स्थिर रखें ताकि इनको आप देख सकें, ताकि आप इनको नोट्स बना सकें, फॉर्मेट को नोट कर सकें। हम बहुत जल्द जी कि अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे गोदान के किसी और एस्पेक्ट्स पे विथ फॉर्मेटिंग। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अब सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियो जल्दी आपके पास अपडेट होने के लिए पहुँचते रहें। धन्यवाद।